बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदीद। आप देखते हैं रोज़ाना हम सियासत के और अदालत के मामलात में उलझे रहते हैं। अभी भी ख़बरें ये आ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो हाल ही में रिज़र्व सीट्स पर एक फ़ैसला दिया गया है, इस पर अमल दरामद के रास्ते में काफ़ी रुकावटें हैं और इन रुकावटों का जो ज़िक्र है वो कौन कर रहा है? रुकावटों का जिक्र जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत कर रही है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब रोज़ाना कोई ना कोई बयान देते हैं, कोई ट्वीट करते हैं जिसमें वो कहते हैं जनाब कि हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है। आज भी उन्होंने एक ट्वीट किया और वो बता रहे हैं जी कि मुअज़्ज़म जतोई MNA हैज़ बीन अरेस्टेड बाय एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब, और आगे चल के वो कह रहे हैं ही हैज़ ऑलरेडी सबमिटेड हिज स्वर्न एंड साइंड एफिडेविट ऑफ ज्वाइनिंग PTI। तो एक तरफ तो तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो बड़ी पुरएतमाद है जी कि उसको जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला उसकी रोशनी में रिज़र्व सीटें मिल जाएंगी, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि शायद सुप्रीम कोर्ट का जो इस मामले पे फ़ैसला है उस पर अमल दरामद काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले पे अमल दरामद नहीं होता तो क्या पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आ सकेगा, और अगर सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो क्या पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम पैदा होगा? तो जो इस वक्त पाकिस्तान में सियासत के और जो अदालत के मामलात हैं, किसी न किसी तरीके से इनका हमारी इकॉनमी के साथ, मईशत के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ बनता है। और अभी हाल ही में IMF के साथ पाकिस्तान का एक नया मुआहदा हो गया है $7 अरब का, और इस मुआहदे के तहत 3 साल में पाकिस्तान जो है उसने बहुत सी शराइत को पूरा करना है। ये शराइत क्या है, इस पे भी हमें गुफ्तगू करने की ज़रूरत है। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की जो इकॉनमी है और आम आदमी के जो मसाइल हैं उस पे बात करेंगे, क्योंकि जो पाकिस्तान का जो आम आदमी है वो उस पर महंगाई का बोझ बढ़ता जा रहा है और जो महंगाई के ख़िलाफ़ उसका मातम है वो कम ही नहीं हो रहा। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है कि ये मातम जो है, ये मातम शायद जो इंसाफ के ईवान हैं और जो पार्लियामेंट है वहाँ तक नहीं पहुँच रहा। तो इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब राना एहसान अफजल ख़ान साहब, जो कि मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली हैं, वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं और तर्जुमान हैं मुआशी अमूर पर। शहबाज राना साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हैं और इकनॉमिक एक्सपर्ट हैं। फ़ारूक सलीम साहब एक मारूफ कॉलम निगार हैं और इकनॉमिक एक्सपर्ट हैं, और हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर आबिद सुलहरी साहब, जो कि SDPI के एग्जेक्टिव डायरेक्टर हैं और मारूफ माहिर मुआशियात हैं। मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। शहबाज राना साहब, आपसे आपने हाल ही में एक स्टोरी लिखी है और उसमें आपने जो IMF के साथ पाकिस्तान की जो डील हुई है $7 अरब की, उसकी कुछ तफसील आपने बताई है। आपको क्या लग रहा है कि ये जो $7 अरब का पाकिस्तान और IMF का एग्रीमेंट हुआ है, इस पर अब अमल दरामद के लिए पाकिस्तान को क्या क्या करना है अभी, और क्या क्या चीज़ महंगी होगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब आपका। देखिए, जो चीज़ों के महंगा होने का सिलसिला था वो तो एक ना थमने वाला सिलसिला है। आपने ख़ुद ट्वीट किया कि जिस तरीके से पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफ़ा हो रहा है और तेल की कीमतों से एक सिलसिला आपको इंडिकेट कर रहा है उस बड़े सिलसिले की तरफ जिसकी तरफ ये साल जा रहा है। ये कहानी हामिद मीर साहब शुरू हुई थी 12 जून को, जब हुकूमत ने हर चीज़ के ऊपर ऑलमोस्ट जो है वो इन्होंने टैक्सेस लगाए, जिसमें जो बच्चों का दूध है, आपका जो डिब्बे वाला दूध है, डिब्बे वाले दूध की वजह से ओपन मार्केट में लूज़ मिल्क जो अवेलेबल है उसकी भी कीमतों में इजाफा, उस सीमेंट की बोरी हो गई, आपके कोई भी आपकी इस्तेमाल की अशिया है, आपके बच्चों की जो स्टेशनरी है उसकी जो पेंसिल्स हैं उसके ऊपर टैक्स। ये तो वो चीज़ें हैं जहाँ पे आपकी कंजम्पशन के ऊपर टैक्स किया गया है। इसके साथ ही जो आमदन है उसमें आपको पता है कि कमी इस तरीके से होगी। सैलरीड क्लास के लिए 39% इनकम टैक्स हो गया है, नॉन सैलरीड बिजनेस इंडिविजुअल्स के लिए 50% इनकम टैक्स हो गया है, और जो फ्यूल प्राइसेस का अब जो सिलसिला शुरू हुआ है ये आगे ख़त्म इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमने कमिटमेंट दे दी है कि जो भी प्राइसेस होंगी हम उसको पास ऑन करेंगे, विच इज़ राइट डिसीजन, नॉट अ रॉन्ग डिसीजन। बट जो असल चीज़ है जहाँ पे आज लोगों को तकलीफ़ हो रही है वो हो रही है बिजली के बिलों की वजह से।
और हामिद मीर साहब, जो ज़्यादती आवाम के साथ हो रही है कि जो गवर्नेंस के, जो पुअर गवर्नेंस के जो इश्यूज़ हैं उसकी वजह से, या जो आपके पुअरली निगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनकी वजह से जो बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है और गुज़श्ता कई सालों से हो रहा है, वो चीज़ पीक पे हो रही है। उसको पाकिस्तान में इस्लाहात का नाम दिया जा रहा है कि बिजली के शोबे में इस्लाहात हो रही हैं। ये ऐसी इस्लाहात हो रही हैं जिसकी वजह से पिछले 2 साल में बिजली का जो बेस टैरिफ है, जो कि आपके टैक्सेस हर किस्म की जो आपके ऊपर क्वार्टरली एडजस्टमेंट पड़ती है, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पड़ती है, उन सबको निकाल के भी जो बेस टैरिफ है अहमद मीर साहब, वो दो गुना ऑलमोस्ट हो चुका है पिछले 2 साल में। इसके बावजूद जितनी भी कमिटमेंट्स की गई IMF को, वर्ल्ड बैंक को, हर हुकूमत के साथ, पावर डिवीजन ने, कि हम जो है आपकी जो सर्कुलर डेट है एनर्जी सेक्टर का उसको कम करेंगे, वो कम नहीं हो रहा। ना पिछले साल कम हुआ, ना ये वाला जो माली साल ख़त्म हो रहा है इससे कम होगा। सिलसिला यहाँ पे नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि हमने इसी नए IMF के प्रोग्राम के तहत हमने ये कंडीशन जो है वो एक्सेप्ट कर ली है कि हम बाकायदगी से बिजली की कीमतों में इजाफा करते जाएंगे। अब वो जो कीमत में इजाफा है अहमद मीर साहब, वो नालायकी की वजह से हो, वो आइडल कैपेसिटी पेमेंट की वजह से हो, या बिजली की कीमत में जनरली जो कि आपकी फ्यूल कॉस्ट में इजाफा हो तो उसकी वजह से वो लोगों को पास ऑन होगा। जो नई शराइत अब आप आगे आने वाले दिनों में देखें, हमने तो तकालीफ उठा ली, हमारे ऊपर तो नए बोझ आ गए। जो एग्रीकल्चर सेक्टर का है उसको फॉर द फर्स्ट टाइम एक टारगेट करने की कोशिश की, विच इन अ वे इज़ अ करेक्ट डिसीजन, गुड डिसीजन, बट उसकी इम्प्लीमेंटेशन में इनको प्रॉब्लम्स आएंगी। क्योंकि आपको पता है कि ऑल्दो के प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने एक कमिटमेंट तो IMF को दे दी है कि जी हम ओवरऑल जो है इसके ऊपर एग्री करते हैं, लेकिन जो सिंध है, सिंध के अभी भी इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात है 2 चीज़ों के ऊपर। आपको पता है जो एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चर सेक्टर में जो मैक्सिमम इनकम टैक्स रेट है वो 15% है। 12 लाख तक वैसे उनकी इनकम एग्जाम्प्ट है, और उसमें कुछ एकड़ भी है वो वहाँ तक एग्जाम्प्ट है, और उसके ऊपर अगर कोई टैक्स बनता है तो 5 से 15% है। जो IMF का नया मुआहिदा है, जो 15% वाला मैक्सिमम रेट है वो 45% पे चला जाएगा। 45%। तो इसके ऊपर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात तो एक ये है कि ये 45% ये मैक्सिमम रेट है, क्योंकि जो कमिटमेंट है वो ये है कि जो स्टैंडर्ड बिजनेस इनकम के इनकम टैक्स रेट्स हैं वो ज़राअत के ऊपर लगेंगे। तो आज वो 45% तक जाएगा। लेकिन उसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, सिंध के जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, राना एहसान साहब मुझे करेक्ट कर सकते हैं, सिंध एक तो ये कह रहा है कि ये 45% यकमुश्त बहुत ज़्यादा है, आप 15 से 45 पे जा रहे हैं। दूसरा, सिंध इसके हवाले से ये कह रहा है कि जो IMF के साथ एक कमिटमेंट है कि 1 जनवरी 2025 से ये नए रेट्स लागू होंगे। ये वो कह रहे हैं कि हम 1 जनवरी से शायद ना करें, 1 जुलाई 2025 से करें। तो इसमें भी गिव एंड ठीक है। अच्छा, मैं इस पे आपके पास वापस आता हूँ। डॉक्टर फरूख सलीम साहब, आपको याद है कि अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, और वो स्टेटमेंट क्या था जरा सुने, मैं आपको सुनवाना चाह रहा हूँ। वादा कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह अगर हम सख्ती से अब प्रोग्राम के ऊपर अमल पैरा हुए और जो हमने अहदाफ मुकर्रर किए हैं उसके ऊपर पूरी तरह हमने कमर कस ली, तो इंशाअल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जिस तरह 2017 में IMF को खैर बात कह दिया था, इंशाअल्लाह ये जो प्रोग्राम हम लेने जा रहे हैं ये शायद पाकिस्तान की तारीख में आखिरी IMF का प्रोग्राम होगा। उसके बाद हम फिर इंशाअल्लाह अपने पांव पे खड़े होंगे और तरक्की की दौड़ में अपने हमसाया ममालिक को पीछे छोड़ेंगे। जी डॉक्टर फरूख सलीम साहब, शहबाज शरीफ साहब का दावा है कि यह आखिरी प्रोग्राम होगा IMF के साथ। आपको कोई उम्मीद है, तवक्को है कि यह आखिरी प्रोग्राम है IMF के साथ और इसके बाद हम IMF के शिकंजे से निकल जाएंगे? देखिए, IMF के हम मेंबर हैं 1950 से और 24 प्रोग्राम हम कर चुके हैं, और उसके नतीजे में नज़र ये आया है कि कोई ख़ास इस्लाहात सामने नहीं है। हमारी कनपट्टी पे कोई बंदूक रख के हमें ज़बरदस्ती IMF के पास नहीं लेके जाता। हमारी अपनी माशी पॉलिसियाँ और जो गलत पॉलिसीज़ हैं जिनके नतीजे में डॉलर्स का फुकदान हो जाता है, फिर हम मजबूरन जो है वो IMF के पास जाते हैं। अब ये जो आलमी मालियाती इदारे हैं मीर साहब, ये इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ख़ास तौर पे IMF की। उसके आर्टिकल्स ऑफ अग्रीमेंट में ये नहीं लिखा कि उसने किसी मेंबर मुल्क की माशी तरक्की करनी है। वो माशी इस्तेहकाम को जरूर देता है जो उसके आर्टिकल ऑफ अग्रीमेंट में लिखा है, लेकिन माशी तरक्की करना वो होम ग्रोन पॉलिसी चाहिए होती है। अब एक चीज आप देखिए कि इस हुकूमत को आए हुए आज जुलाई की 17 तारीख हो गई, 135 दिन हुए हैं, और इन 135 दिनों में पहली मर्तबा पाकिस्तान की 77 साल तारीख में एक कमेटी तश्कील दी गई है जो होम ग्रोन पॉलिसी बनाने की तरफ बढ़ेगी।
अब आप ये तवक्को रखना कि 135 दिनों में कोई नतीजा सामने आ जाएगा, मेरा ख्याल है वो तवक्को गलत है। ये तवक्को रखना कि एक सिमत नजर आने लगेगी कि ये पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में, पाकिस्तान और IMF के ताल्लुकात में पहली दफा ऐसा हुआ है कि एक होम ग्रोन पॉलिसीज के नाम से, इकोनॉमिक पॉलिसीज के नाम से कमेटी तश्कील दी गई है कि आप अपनी पाकिस्तान की जरूरियात के मुताबिक एक पॉलिसी बनाएं, और ये पहला कदम है IMF के प्रोग्राम से निजात हासिल करने का। तो पहला कदम उठाया गया है, क्या इसका नतीजा कुछ निकलता है? दिस मीर साहब ओनली टाइम विल टेल। अच्छा, अब डॉक्टर आबिद सुलहरी साहब, आपसे ये सवाल है, पिछले दिनों आपने ये रिपोर्ट देखी होगी, डॉन में भी आई और भी अखबारों में शाया हुई, कि पिछले 45 दिन में हुकूमत ने जो मुकामी बैंक हैं, लोकल बैंक्स, उनसे 32 खरब रुपए के कर्ज़े हासिल किए हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हुकूमत ने अपने अखराजात कम नहीं किए और अखराजात बल्कि बढ़ा दिए हैं और कर्ज़े लेके अखराजात पूरे किए जा रहे हैं? जी शुक्रिया। ये नंबर दुरुस्त हैं, लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं कि हुकूमत ने वो पैसे लिए अच्छा। और वो कहीं पे जाके वो शॉपिंग कर आई। बेसिकली हुकूमत को अपने अमूर मुमलकत चलाने के लिए टी बिल्स, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स और सकूक जो है वो फ्लोट करना होते हैं। यानी हमारे कुछ कर्ज़े हैं जो कि मकामी सतह पे बैंक से लिए जाते हैं और उसके बाद उनकी किसी की 3 महीने की मैच्योरिटी होती है, किसी कर्ज़े को 6 महीने के बाद अदा करना होता है, किसी को साल के बाद, कोई लॉन्ग टर्म होते हैं। और तरीक़ाकार ये है हुकूमत का कि उनमें से असल ज़र वापस करने के अलावा कुछ सूद भी पे होता है, और इस तरीके से ये इसके ऑक्शन जो हैं सिक्योरिटीज़ की, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को कहते हैं, ये होती रहती हैं। अब जब आपका इंटरेस्ट रेट हाई होता है तो जो भी इन्वेस्टर होते हैं बैंक्स, और चूँकि ये इंटरेस्ट रेट 22 पे था, तो उनकी कोशिश होती है कि वो शॉर्ट टर्म कर्ज़े 3 महीने के, 6 महीने के वो टी बिल्स बाई करे, क्योंकि उनको नहीं पता कि 6 महीने के बाद इंटरेस्ट रेट एकदम से नीचे आ जाएगा। तो हुकूमत के ये जो अभी की बोरिंग है वो इन पुराने जो टी बिल्स थे उनको रोल ओवर करने में लगी। असल इसमें जो पैरामीटर है वो ये होता है कि क्या आपने साल के एंड पे जो बजट में अपना फिस्कल डेफिसिट, यानी जो आपका खसारा है, माली खसारा, क्या वो मीट कर लिया कि नहीं। तो अगर वो माली खसारा आपका मुकम्मल हो गया तो इसका मतलब है कि वो पैसे तो आपके रोटेट हो रहे हैं। और अभी ये तो बड़ा ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन है। फॉर एग्जांपल जो अगला क्वार्टर है सितंबर अक्टूबर वाला, उसमें इससे भी कहीं ज़्यादा हुकूमत को जो मकामी कर्ज़े लेना पड़ेंगे, क्योंकि दिसंबर में इस वक्त जो पेमेंट करनी है टी बिल्स की और बाकी की, वो आपके पास है जी तकरीबन 16 ट्रिलियन रुपए के अगले क्वार्टर में वापस करने। और ये सारे इसी तरह से टी बिल दोबारा फ्लोट होंगे। ये जो PIB है, इन्वेस्टमेंट बॉन्ड, ये दोबारा फ्लोट हो रहे होंगे और यहीं से पैसे रेज करके बैंक को, ये जो हमने बैंकों में पैसे जमा कराए होते हैं, तो बैंक वहीं से आपको इंटरेस्ट देते हैं। बैंक वहीं से पैसे लेके, हाँ, बैंक जो होता है हुकूमत को दे देते हैं, वो हुकूमत से टी बिल ले लेते हैं, वो थोड़े से पैसे सार्फिन को देते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो लॉन्ग टर्म 10 साल के या 20 साल के इन्वेस्ट करती हैं। जो बैंक्स होते हैं, बैंक से इंटरेस्टेड होते हैं 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, और वो सार्फिन को एक थोड़ा सा पीनट दे देते हैं, लेकिन असल पैसे तो बैंक्स जो हैं वो बनाते हैं और बना रहे होते हैं। जाहिर है कि अगर आपकी टैक्स टू GDP जो रेशो है वो बढ़ेगी तो आप कर्जे वापस कर पाएंगे, नहीं बढ़ेगी तो फिर यही तरीका है इसको वापस करने का। अच्छा, अब राना एहसान अफजल साहब, आपने तीनों एक्सपर्ट्स की बात सुनी। अब आपसे तो सवाल ये है ना, क्योंकि आप तो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि ये जो महंगाई के ख़िलाफ़ जो आवाम का शोर है, आपको यकीनन पता है, आप वोट लेके आए हैं, ये जो महंगाई का मामला है ये इसी तरीके से चलता रहेगा, मज़ीद महंगाई होगी, या कभी कोई रिलीफ भी मिलेगा पाकिस्तान के आम आदमी को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हामिद साहब। देखें, 1 साल पहले हम इस मुल्क की डिफॉल्ट की बातें कर रहे थे, और 1 साल पहले आपने महंगाई की बात की, तो महंगाई जो है वो 38% पे मई की जो शरह थी वो 38% पे थी। और इस साल आपने जो मई जून जो क्लोज किया है वो 12.6% पे किया है। और जो आपकी फूड इन्फ्लेशन थी, यानी कि खाने पीने की अशिया की जो इन्फ्लेशन होती है, वो 2.6% पे आपने क्लोज किया है। तो ये आपको बता रहा है कि महंगाई जो है उसमें कमी हुई है। और उसकी मेजर वजह देखें, अगर मैं समझता हूं दुनिया में भी कमोडिटी प्राइसेस कम हुई होंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि रुपया मुस्तहकम हो गया है। रुपया क्यों मुस्तहकम हो गया है?
वो इसलिए मुस्तहकम हुआ है कि हमने स्टैंड बाय एग्रीमेंट किया। आपकी जो लायबिलिटीज हैं अगले 4 सालों में आपने जो $100 अरब पे करना है आपने, वो IMF का ये जो हमने मुआहदा किया है उससे वो पॉसिबिलिटी ऑफ पेमेंट मैच्योर यानी कि वो इंश्योर हो रही है और आप आगे भी देखेंगे कि रुपया मुस्तहकम होगा। सबसे बड़ा टैक्स महंगाई का होता है और महंगाई की बुनियादी अगर रुपए को हम काबू ना कर पाते इसकी डिवैल्यूएशन को तो ये महंगाई जो है वो तबाहकुन होती। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल पहले हम डिफॉल्ट की बातें कर रहे थे, आज महंगाई आपके काबू में आ गई है। बिल्कुल बिजली महंगी हो रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, लेकिन वो जो महंगाई आप 40% की देख रहे थे वो हमने पीछे छोड़ दी है। देखिए उसके साथ आपकी बात हो रही थी कि आपके रिजर्व जो हैं $3.84 अरब पे स्टेट बैंक के पहुंच गए थे। आज पाकिस्तान के रिजर्व जो हैं वो $14.5 अरब पे, स्टेट बैंक के $9.5 अरब पे, जिसका मतलब है कि अब आप पास 2 महीने का इंपोर्ट कवर जो है वो अब एग्जिस्ट करता है। आप पहले हमारे नाकिदीन कहते थे कि रेमिटेंसेस इसलिए गिर रही हैं कि ओवरसी पाकिस्तानी का एतमाद नहीं है इस हुकूमत पे। आज आपने $30 अरब की रेमिटेंसेस भी कर ली, उससे ऊपर की कर ली। जून के अंदर खाली सिर्फ $3.2 अरब की रेमिटेंसेस हुई। तो इसका मतलब है कि आप स्टेबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। स्टेबलाइजेशन अचीव करने के लिए, और ये जो बजट है देखें इसके 2 मेन जोज हैं। एक तो मैंने आपको $100 अरब की जो हमने अदायगी करनी है उसकी इंश्योरिटी यानी कि आपके एक्सटर्नल मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और फिर आपका फिस्कल डिसिप्लिन यानी कि पिछले साल भी हमने जो है वो प्राइमरी सरप्लस किया, जिसका मतलब है कि अगर आप सूद की कीमत बाहर निकाल दें तो आपका जो आमदन है वो आपके अखराजात से ज्यादा है यानी कि सरप्लस है। और इस साल भी हम एक प्राइमरी सरप्लस करने जा रहे हैं, जिसका मतलब है कि आप फिस्कल डिसिप्लिन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ये कहना कि हम कोई रिफॉर्म्स नहीं कर रहे या वो, बिल्कुल मैं तो इसको रिजेक्ट करूंगा। देखें प्राइवेटाइजेशन का अमल स्टार्ट हो चुका है। अभी PIA को अगर आप देख लें तो उसकी बायर साइड ड्यू डिलिजेंस हो रही है और जैसे ही वो खत्म होगी तो हम बिडिंग प्रोसेस में चले जाएंगे, जिसका मतलब है कि जो 76 सालों में काम नहीं हो सका, जो 825 अरब का खसारा PIA ने किया, उसको हम फुल स्टॉप लगाने जा रहे हैं। और वो जो खसारा है वो एक आम आदमी की जेब पे उसका भार पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्राइवेटाइजेशन का अमल जारी है। इसके बाद एयरपोर्ट है, उसके बाद एक तवील लिस्ट है। पावर सेक्टर की बात हुई, देखें शहबाज राना साहब ने ठीक कहा कि आपका जो है सर्कुलर डेट बड़ा नहीं, कम नहीं हुआ, लेकिन उनको ये तो बताना चाहिए कि पहले ये 3.5 सालों में 1.5 गुना बढ़ गया था। अब इसका जो बढ़ाव है वो हमने खत्म किया है, यानी कि आज आपका जो फ्लो की जो था ये सर्कुलर डेट का, चाहे वो बिजली का और गैस का, वो तकरीबन थम चुका है। तो ये देखें इसके लिए बड़ी पॉलिटिकल कॉस्ट हमने पे की है और यही वो फिस्कल डिसिप्लिन है, यही वो मुआहदे हैं जो जिनकी वजह से मुआहदे हुए और हम आगे बढ़े। अब बात यह कि इस महंगाई बिल्कुल है, महंगाई आम आदमी की इनकम जो है वो उस तरीके से नहीं बढ़ी जिस तरह महंगाई बढ़ती रही है। हुकूमत को इस चीज का इदराक है और हुकूमत इसी तरफ जो है तवज्जो दे के आगे बढ़ेगी। उसके अंदर हमने इस बजट में भी रिलीफ रखा है, चाहे वो बिस्प हो और दीगर प्रोग्राम हो, लेकिन हम समझते हैं हमने ग्रोथ भी करनी है। अब वो हमने IT से करनी है, वो हमने एग्रीकल्चर से करनी है, वो हमने SME सेक्टर को बढ़ावा देके करनी है, जिसके लिए एक मेरे ख्याल से इस दफा 40% हमने कहा है कि बैंकों ने सरमायाकारी जो है वो लोन जो है क्रेडिट गिविंग वो SME सेक्टर को करनी है। तो देखें हमें हकीकत में रहना चाहिए ना, जो हकायक हैं। 1 साल पहले हम डिफॉल्ट की बात कर रहे थे, आज हम स्टेबलाइज हो गए, अब हम इंशाल्लाह इसको मसले को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। शहबाज राना साहब, एहसान अफजल खान साहब जो हैं वो कुछ कह रहे हैं जी कि हकायक पे भी बात होनी चाहिए। तो वो जो हकायक बयान किए उन्होंने, एक तो उन्होंने कहा कि जी 1 साल पहले खतरा था पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट नहीं किया, और ये बात जो है ये आप मानते हैं नहीं मानते। दूसरी बात वो कह रहे हैं जी डॉलर को हमने स्टेबलाइज किया है, पहले डॉलर काबू में नहीं था, हमने डॉलर को भी काबू कर लिया है, और वो कह रहे हैं जी महंगाई भी कम हुई है। तो क्या आप उनसे इत्तेफाक नहीं करते? जी हामिद मीर साहब, मैं राना एहसान साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ। बड़े मुश्किल जवाब है इनकी, इन हालात के अंदर आके वो इन चीज़ों को डिफेंड करते हैं। मैं 2-3 नंबर्स को ज़रा करेक्ट कर दूँ। जो एवरेज इन्फ्लेशन हामिद मीर साहब 2022-23 का माली साल था वो तकरीबन 30% थी, और इस साल जो जून में माली साल ख़त्म हुआ है वो एवरेज इन्फ्लेशन 23.4% है। 12% एनुअल रेट था जो जहाँ पे हमने ख़त्म किया है माली साल। पूरे साल का जो महंगाई की रफ्तार बढ़ने की थी वो 23.4% थी, और ये महंगाई कम नहीं हुई। जो 30% पिछले साल कीमतें बढ़ी थी उसके ओवर एंड अबव 23.5% कीमतें और बढ़ी हैं। ये है मुकम्मल हकाइक। नंबर 1।
नंबर 2, राना एहसान साहब ने फरमाया कि जो सेकुलर डेट है वो 2 गुना 3 गुना हो गया 2-3 साल पहले, अब हमने आके उसको रोक दिया। ये भी पूरी कहानी नहीं है। पूरी कहानी ये है कि जब PMLN की गवर्नमेंट ख़त्म हुई और PTA की गवर्नमेंट आनी थी, तो PMLN की गवर्नमेंट के आखिरी साल में बिजली की कीमतों में इजाफा होना था, जिस तरह अभी जुलाई में हुआ है। इन्होंने वो इजाफा पास ऑन नहीं किया क्योंकि इनका पॉलिटिकल फैसला था, ये इलेक्शन में जा रहे थे, जिसकी वजह से हर साल जो 600-700-800 अरब रुपया अवाम के ऊपर इजाफी बोझ डाल के सेकुलर डेट को कम किया जाता था, वो साल नहीं हुआ। और PTA की गवर्नमेंट जब 2018 की बात उसने भी टाइम लिया, तो उसमें ये आप 2018 की बात करूँ, ये इन्होंने, मैं 2018 की बात करूँ, उन्होंने सियासी फैसला किया कि कीमत ना बढ़ा के फास्ट फॉरवर्ड आज की डेट की बात कर लेते हैं। हामिद मीर साहब, जून जुलाई 2022 बिजली की कीमतों में 7 रुपए 91 पैसे, ये कहकर इजाफा किया गया कि सर्कुलर डेट में 1 रुपए का भी इजाफा नहीं होगा। फिर ये PDM की गवर्नमेंट थी, जुलाई 2023 में ये कह के सर्कुलर डेट, इसकी बिजली की कीमतों में तकरीबन 8 रुपए इजाफा किया गया फी यूनिट, कि सर्कुलर डेट में 1 भी रुपए का इजाफा नहीं होगा। इनका अपना हदफ था 2310 अरब रुपए का सर्कुलर डेट को रखने का। खुद राना एहसान साहब की मौजूदगी में जो एक ब्रीफिंग दिया पावर डिवीजन ने प्राइम मिनिस्टर को, उनके मुताबिक ये नंबर मई 2024 तक पहले ही 2655 अरब रुपया हो चुका है। ठीक है, इन्होंने जो जीरो करना था सर्कुलर डेट को, उसमें बावजूद 8 रुपए फी यूनिट इजाफे के 345 अरब रुपए का इजाफा सिर्फ 11 माह में यही हुकूमत कर चुकी है राना एहसान साहब की। अब थोड़ा सा अगर इसको लेके आगे बढ़े, देखिए ये बातें करना बहुत आसान है नहीं, लेकिन एक सवाल है मेरा, आज तक एक सवाल है शहबाज राना साहब, क्या ये उनका कहना दुरुस्त नहीं है कि डॉलर की कीमत जो है उसको उन्होंने काबू किया हुआ है? ये बिल्कुल ठीक बात है। ये पूरा क्रेडिट जाता है इंटेलिजेंस एजेंसीज को और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, जिन्होंने डॉलर को काबू करके रखा हुआ है। ठीक है, मैं इनको बिल्कुल इस चीज का क्रेडिट देता हूं, जिन्होंने ड्यू काम किया है, उनको क्रेडिट देना चाहिए। देखिए, अच्छा एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हामिद मीर साहब राना साहब से पूछिएगा कि अगर डॉलर आपका स्टेबल है, जो कि है, इनके बकौल है, लेकिन फिर भी जो नंबर आया उसमें रुपए की कदर में एवरेज देखा जाए, अच्छी बात नहीं जब जून 2000, ये अच्छी बात नहीं है कि अगर किसी नहीं वो अच्छी बात है, उसको हम क्रेडिट देते, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन उसके बावजूद ब्लैक मार्केट में जो डॉलर को लोग ब्लैक में फरोख्त करते हैं, अगर किसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने उनको काबू किया हुआ, तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं इसको अप्रिशिएट करता हूं, अपनी राइटिंग्स में भी हामिद मीर साहब कर चुका हूं। अच्छा, अब इसमें एक और सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग पैदा होता है जो राना साहब को जवाब देना चाहिए। और IMF का जब मिशन पाकिस्तान है, तो उन्होंने ये सवाल IMF ने पूछा था पाकिस्तान से कि आप ये बताइए कि जब आपका रुपया स्टेबल है डॉलर के मुकाबले में, तो बिजली की कीमतों में ये जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफा हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? ये इनसे जरा पूछे। अच्छा, बहुत बड़ा फैक्टर जो पाकिस्तान मैं अभी उनसे पूछता हूँ, कीमतें बढ़ती उसमें ये भी होता है। मैं अभी उनसे पूछता हूँ, लेकिन डॉक्टर अपना फरूख सलीम साहब ये बताइए कि क्या आप ये क्रेडिट देंगे शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को कि इन्होंने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया है और इन्होंने डॉलर को काबू में रखा हुआ है? जी, हकीकतन जो ज़मीनी हकीकत है वो उसी पीरियड के दौरान जो है वो डिफॉल्ट में पाकिस्तान नहीं गया। जो डॉलर की कीमत को मुस्तहकम रखने का मामला है, वो मैं समझता हूँ कि मसनूई तरीके से रखा गया। उसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज का रोल तो बहुत कम है, क्योंकि ओपन मार्केट जो है, जो जिसको हम ओपन मार्केट कहते हैं, वो बहुत छोटी है। जो असल मार्केट है वो इंटरबैंक मार्केट है, लगभग 80 से 90 अरब डॉलर की सालाना मार्केट है। और असल रुपए को कंट्रोल करना वो ऑफिशियल मार्केट में कंट्रोल करना होता है। इंटेलिजेंस एजेंसी अगर कोई रोल प्ले कर सकती है तो वो सिर्फ ओपन मार्केट में, जिसको हम ब्लैक मार्केट भी कहते हैं, उसमें शायद उनका कुछ रोल हो, लेकिन वो बहुत छोटी मार्केट है। जो मसनूई तरीक़ाकार इस्तेमाल किया गया वो ये है कि बैंकों को ये वाज़े तौर पे हुक्म दे दिया गया था कि जितने आपके पास एक्सपोर्ट की प्रोसीड्स आएंगी, जितनी आपके पास रेमिटेंसेज आएंगी, उससे ज्यादा आप इंपोर्ट के एलसीज नहीं खोल सकते। तो ये जो जमीनी हकीकत है, वाकई में 280 रुपए का अगर डॉलर था लास्ट ईयर, वो आज भी तकरीबन उतने का है। लेकिन मेरा खदशा ये है कि जैसे ही ये मसनूई जो तरीक़ाकार है, इसको हटाया जाएगा और इंपोर्ट को खोला जाएगा, जो कि IMF की हमेशा से डिमांड रहती है, तो फिर रुपया दोबारा से प्रेशर में आ जाएगा। अच्छा, आपका क्या ख्याल है इसके बारे में डॉक्टर आबिद साहब?
मैं काफ़ी हद तक डॉक्टर फ़रक सलीम साहब से मुत्तफ़िक हूँ, लेकिन इसमें एक जो तीसरा फैक्टर है वो है जो एक पैनिक बाइंग डॉलर की शुरू होती थी, कम से कम उसको इस वक्त रोका गया है। स्मगलिंग और पैनिक बाइंग, ये डॉलर की कीमत जो है, जब आप सुबह उठे और अखबार में पढ़ें कि जी रुपया आज 5 रुपये गिर गया, 10 रुपये गिर गया, तो हर किसी के पास जिसके पास थोड़ी सी भी इस्तात है वो भागता है कि अच्छा जाकर डॉलर ले लिए जाए, और डिमांड बढ़ती है, सप्लाई चूँकि कम होती है, तो एक पैनिक बाइंग का सर्कल स्टार्ट होता है। एक तो पिछले 1 साल में वो पैनिक बाइंग जो है वो रुकी हुई है। सेकंड जो है वो जो एक स्मगलिंग का बड़ा मेजर फैक्टर था, उस स्मगलिंग के फैक्टर को रोका गया है और उसकी वजह से भी रुपया मुस्तहकम हुआ है। लेकिन जिस चीज़ की तरफ फ़रक सलीम साहब ने इशारा किया उस पर यकीनन स्टेट बैंक को और स्टेक होल्डर्स को सोचना चाहिए। अगर एलसीज जो है वो नहीं खुलेंगी IMF के प्रोग्राम में आने के बाद, एक तो मुझे उम्मीद है कि ये खुल जाएंगी, लेकिन इस वक्त एक्सपोर्टर जो हैं वो अपनी एक्सपोर्ट प्रोसीड पूरी पाकिस्तान में नहीं लेके आ रहे इस वक्त। एक तो और उनको शिकायत है कि एक्सपोर्ट पे कोई टैक्स भी लग गया। हाँ, और एक तो टैक्सेशन की वजह से, दूसरा इसी खदशे की वजह से कि रॉ मटेरियल मंगवाने के लिए बाद में जब LC खोलने की ज़रूरत हो तो पता नहीं LC खुलेगी कि नहीं, तो उन्होंने अपने अकाउंट्स जो हैं वो थर्ड कंट्रीज़ में, मेनली दुबई और इस्तांबुल में, टर्की में उन्होंने रखने शुरू कर दिए हैं। तो वहाँ पे भी हमें देखना होगा कि क्या हमारी जो टैक्सेशन पॉलिसी है उसकी वजह से हमारे जो फ्री लॉन्सर्स थे और हमारे जो एक्सपोर्टर्स थे, जो एक्सपोर्ट वो डॉलर पाकिस्तान में लेके आ सकते थे, अब वो डाइवर्ट हो रहे हैं, तो उसके लिए क्या पॉलिसी जो है वो अख्तियार करेंगे ताकि ये फ़्लो जो है इसका सिलसिला मुस्तहकम रहे। अच्छा, मैं राना एहसान साहब आपके पास आता हूँ। अभी आपने 3-4 पॉइंट्स पे जवाब देना है, लेकिन मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। अच्छा, राना एहसान अफजल साहब जो के कोऑर्डिनेटर हैं और इकोनॉमिक अफेयर्स पे हुकूमत पाकिस्तान के तर्जुमान भी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। राना एहसान साहब, ये बताएं कि ये बहुत से लोग ये बात करते हैं कि जब तक पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का गोल अचीव नहीं हो सकता, तो इससे आप मुतमिन हैं? क्या पाकिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है, गवर्नमेंट की और जुडिशरी की लड़ाई चल रही है, गवर्नमेंट और अपोजिशन एक दूसरे के साथ सफ आ रहा है, इस सूरत हाल में इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी? नहीं, देखें, ये तो बिल्कुल एक प्री रेक्विजिट है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क में होगी तो मुल्क आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर देखें इस मुल्क में एक मुल्क का वजीर आजम फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़ा होकर कहे कि आओ मुल्क की बका और तरक्की के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, अगर कोई आपके लीडर को मुश्किलात हैं तो तब इकट्ठे बैठ जाते हैं, तो उसका जवाब आपको मनफी में मिले, और फिर एक ऐसी ऑपोजिशन हो जो खत लिखे IMF को, और पता हो, जानते बूझते, और इसका ये रिकॉर्ड हो कि जब IMF का मुआहदा जितना आज अहम है तब शायद उससे ज्यादा अहम हो, वो उसको डस्टबिन में फाड़ के पेट्रोल सस्ता, बिजली सस्ती करके वो चले गए और मुल्क को बिल्कुल एक खाई में माशी तौर पे धकेल के चले गए। वही पार्टी वो खत लिखे IMF को कि इस मुल्क को कर्जा ना दें, और वो जाके वहां धरना दे, तो फिर यहाँ आप एक बंदा ऑफर कर रहा है कि आओ मिलके बैठते हैं, और दूसरा जो आपका जो पॉलिटिकल पार्टी है वो खत लिखे कि इस मुल्क को कर्जा ना मिले, तो फिर यहाँ सवाल ये बनता है कि कहाँ कमी है। अगर अब हमारी कोशिश हो कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ हम बढ़े, बातचीत हो, और जवाब में 9 मई के वाकयात हो जाएं, या जवाब में जो है ऐसी पोलराइजेशन की या नफरत की बीज बोए जाएं, तो फिर आप किधर जाएंगे? और देखें, मैं यानी कि आप हामिद साहब आप देख रहे होंगे कि आज तक जितने भी मुज़ाकरात PTI के साथ हुए हैं, अगर वो कोई आगे भी बढ़े तो एंड में खान साहब का लीन खींच देते हैं और वो कहीं के नहीं रहते मुज़ाकरात। तो यहाँ मसला जो है वो फर्द वाहिद के अंदर है, वो चाहता ही नहीं है कि इस मुल्क के अंदर जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए और उसकी वजह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए। तो ये जानते बूझते हुए देखें, हुकूमत ने तो अपना काम करना है, हुकूमत माशी तौर पे भी मुल्क को आगे लेके जा रही है, और जहां वजीर आजम फ्लोर ऑफ द हाउस में खड़े हुए थे तो वो भी अपना हम काम कर रहे हैं कि हम कोशिश करें कि मिलजुल के आगे बढ़े। लेकिन अगर ये होता ही नहीं है तो फिर गवर्नमेंट के हाथ में जो है फिर वो आला इस्तेमाल करेगी, और अगर कोई कानून टूटता है या कहीं कोई आइन शिकनी हुई है तो फिर उसके मुताबिक वहां कार्रवाई होगी। अच्छा, अब शहबाज राना साहब ये बताएं कि मुझे याद है कि 1-2 दफ़ा जो है वो आपने ये भी रिपोर्ट किया है कि जो IMF के और हुकूमत के जो मुज़ाकरात होते हैं उसमें जो पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इस पर भी बात होती है। तो ये जो हाल ही में
हुकूमत की तरफ से ये कहा गया है कि जी हम तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा देंगे और उस पर अमेरिका की तरफ से रद्दमल भी आ गया, तो आपको लगता है कि ये मामला जो है ये पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो एक मुआहदा हुआ है तो उस पर अमल दरामद के रास्ते में ये मामला रुकावट बन सकता है? हामिद मीर साहब, इस स्टेज के ऊपर जो पाकिस्तान में जो सियासी इस्तेहकाम है उसकी ज़रूरत शायद आज से 2 या 3 साल उससे भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है। ये जो अभी मुआहदा IMF के साथ हुआ है, राना एहसान साहब को बहुत अच्छी तरह पता है कि ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो 2 हुकूमतें 2 सूबों के अंदर, उनके बगैर नहीं हो सकता था। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, इनका जो ज़राअत के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर जो टैक्स लगने जा रहा है उसके लिए जो मुज़ाकरात हैं IMF ने डायरेक्टली किए हैं सूबों के साथ, तो जब चारों सूबाई हुकूमतों ने उसके ऊपर इन प्रिंसिपल अपनी एग्रीमेंट दिया है तो उसके बाद ही ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ, नंबर 1। नंबर 2, IMF ने एक और जो शर्त इस प्रोग्राम के अंदर रखी हुई है, उसके तहत फेडरल गवर्नमेंट और चारों सूबाई हुकूमतों ने एक नेशनल फिस्कल पैक्ट के ऊपर साइन करने हैं। और ये जो फिस्कल पैक्ट है हामिद मीर साहब, ये जो हमारा नेशनल फाइनेंस कमीशन है उसके ऑल्टरनेट में आ रहा है, जिसके तहत जो फेडरल गवर्नमेंट अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उन्होंने गैर आइनी तौर पर वफाकी हुकूमत ने अपने ऊपर ली हुई है वो सूबों को उन्होंने ट्रांसफ़र करनी है। तो अगर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो कल इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से इनकार कर दे, अगर कल खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो कहे कि हम ज़र इनकम टैक्स को नहीं मानते, और तीसरी चीज़, अगर कल खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ये बात कहे कि हमने जो प्राइमरी सरप्लस देना है, कैश सरप्लस देना अपने बजट से, कोई 175 अरब रुपए का हम नहीं देते, तो पाकिस्तान और IMF का प्रोग्राम आगे नहीं चलेगा। तो ये सारी सूरत हाल को जानते हुए भी जब इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाएं कि हम PTI के ऊपर जो है वो पाबंदी लगाने जा रहे हैं, तो क्या ऐसा नहीं है कि ये जो वफाकी हुकूमत है ख़ुद IMF का जो प्रोग्राम है उसके रास्ते में लैंड माइंस बचा रही है? अच्छा, ये डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, यही सवाल मेरा आपसे है कि ये जो वज़ीर इत्तलात अतात आरड़ साहब ने थोड़े दिन पहले ऐलान किया है कि जी हम तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाएंगे, तो अगर इस किस्म की कार्रवाई शुरू होती है तो इसका हमारी इकॉनमी पे कोई असर पड़ेगा? देखिए, अगर IMF से इसको जोड़ा जा रहा है तो मेरा ज़ाती तजुर्बा ये रहा है कि IMF जैसे जो मालियाती इदारे हैं उनका वो 2 लेवल्स पे ऑपरेट करते हैं। एक वो लेवल है जिसको हम स्टाफ लेवल कहते हैं, जो स्टाफ मिशन पाकिस्तान आता है, दे गो बाय द बुक, जो कुछ किताब में लिखा है, जो हिसाब किताब में लिखा है वो उसके मुताबिक जाते हैं। जो सियासी मुदाखलत होती है या सियासी इंटरफेरेंस आती है वो आती है एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लेवल पे, और IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में कोई 8.5-9 लाख वोट हैं सिर्फ अमेरिका बादशाह के। इसका मतलब ये कि जब अमेरिका का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एक हाथ उठाता है तो 8-9 लाख वोट जो हैं वो खड़े हो जाते हैं, वो उठ जाते हैं। अब इसका नतीजा ये इसका लुबे-लुबाब ये निकलता है कि पाकिस्तान ने जो हिसाब किताब का मामला था उस पे स्टाफ लेवल को मुकम्मल तौर पे जो है वो मुतमईन कर दिया है। अब ये जाएगा एग्जीक्यूटिव लेवल पे, और वहां पे अगर अमेरिका बादशाह ये चाहे, अगर अमेरिका का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ये चाहे कि जी पाकिस्तान में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसके नतीजे में जो माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता या IMF की कंडीशन सख्त करनी होंगी, तो वो सियासी जो इंटरफेरेंस है वो एग्जीक्यूटिव लेवल पे जाएगी। मेरी जो पेशीन गोई है इस वक्त जो नजर आ रहा है कि शायद अमेरिका पाकिस्तान की किसी हद तक मदद करना चाहता है, और अगर पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम शायद बढ़ भी जाता है तो IMF का जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड से भी मंजूर हो जाएगा। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। अच्छा, लेकिन बड़ी आपकी अहम ओपिनियन है, तो डॉक्टर आबिद साहब आपका क्या ख्याल है? मूडीज़ की जो हाल ही में रिपोर्ट आई है उसमें भी उन्होंने थोड़ा सा जिक्र तो किया है पाकिस्तान में सोशल एंड सोशो पोलिटिकल अनरेस्ट का और सोशो पोलिटिकल टेंशन का जिक्र किया है, और जो पाकिस्तान की क्रेडिट वर्दीनेस है, खा वो IMF में है या हमारे वो इंटरनेशनल मार्केट्स में है, वो जुड़ी हुई है कि यहाँ पे सियासत किस नहज पे बैठती है, और अगर ये सियासी दर्जा हरारत जो है इसमें कमी नहीं आती तो ना सिर्फ ये कि हमारी क्रेडिट रेटिंग जो है वो इफेक्ट होगी, बल्कि अगर आपने कल का जो स्टेटमेंट सुनी हो अमेरिकन स्पोक्स पर्सन की, वाइट हाउस स्पोक्स पर्सन की, तो उन्होंने ऑलरेडी इस पे तशवीश का इजहार किया है कि जी इस तरह की डेवलपमेंट को जिस पे कि
एक सियासी जमात पे पाबंदी लगने की बात हो रही है। अमेरिका इसको बड़ी संजीदगी से फॉलो कर रहा है। अगर हम अमेरिकन इलेक्शंस को देखें जिसमें कि अब ट्रंप जो है बड़े वाज़ेह तरीके से वो विक्टोरियस नज़र आते हैं, तो मेरा ख्याल है कि सारी जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हैं इसमें हमें अपना सियासी दर्जा हरारत कम करने की ज़रूरत है। किसी जमात पे पाबंदी लगा के, वो PTI हो या कोई और जमात हो, अगर ये सोचा जा रहा है कि मुआशी इस्तेहकाम हासिल हो जाएगा, तो मेरे ख्याल में ऐसा करना मुमकिन नहीं है। ना तो वो डोमेस्टिक जो है सोशो पोलिटिकल टेंशन वो इसको आगे बढ़ने देगी इन चीज़ों को, और ना ही इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको बड़ी साहिब नज़रों से देखेगी। जी राना एहसान अफजल खान साहब, अगर फ़र्ज़ करें कि ट्रंप जो है वो अमेरिका का इलेक्शन जीत जाते हैं, तो आपको नहीं लगता कि ऐसी सूरत में फिर अगर पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की कार्रवाई होगी तो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात कशीदा भी हो सकते हैं? ये देखिए, बात ये कि ये पाबंदी कोई हुकूमत ने तो नहीं लगानी ना, हुकूमत का एक मौक़िफ़ है, और उस मौक़िफ़ की बुनियाद जो है वो 9 मई के वाक़यात हैं, या फॉरेन फंडिंग है, या साइफर के ऊपर है, या और दीगर मामलात हैं। और हम समझते हैं कि ये केस बनता है पाबंदी का, और हम ये शवाहिद इकट्ठे करके जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो पाबंदी तो सुप्रीम कोर्ट ने लगानी है ना। तो ये कोई आज़ादाना तौर पे अपनी कोई मन मर्जी शौक नहीं पूरा कर रहे। ये अगर इसमें उस फाइल में या जो भी एविडेंस हम इकट्ठे करके सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा कराएंगे, उसमें अगर जान हुई तो वहां से लग जाएगी, नहीं हुई तो रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये एक आईनी कानूनी मामला है ना, यहाँ कोई मन मर्जी या ख्वाहिशात तो नहीं पूरी हो रही। तो मेरे ख्याल से इसको कोई भी मुल्क जो है वो रद्द नहीं करेगा, कोई भी जो IFIs हैं वो इसको रद्द नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी सुप्रीम कोर्ट है, आपकी अदालत है, आज़ाद है, उसने आज़ादाना तौर पे फैसला करना है। तो ये प्रोसेस में हो सकता है हमें कामयाबी हो सकता है ना हो, लेकिन वो एविडेंस पे होगी जी। तो इसमें दूसरी दुनिया में तो किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए जी। शहबाज राना साहब, आप इत्तेफाक करते हैं राना एहसान अफजल खान साहब के साथ? नहीं, राना एहसान अफजल साहब ने दोनों साइड पे प्ले किया, विच इज़ गुड थिंग। वो कह रहे लगी तो ठीक है, ना लगी तो तब भी ठीक है। देखिए, अगर हामिद मीर साहब IMF की अगर IMF की कुछ शराइत ना होती जो सूबों ने पूरी करनी है, तो ये सियासी अदम इस्तेहकाम का उस तरीके से IMF के प्रोग्राम के ऊपर असर नहीं पड़ता। मैंने आपको 3 बड़ी शराइत उनकी गिनवा दी जिसकी वजह से IMF के प्रोग्राम के ऊपर असर पड़ सकता है। कैश सरप्लस KP ने भी देना है, बाकी सूबों ने भी देना है। नेशनल फिस्कल पैक्ट जिसकी अहमियत नेशनल फाइनेंस कमीशन के बराबर बताई जा रही है, वो KP साइन नहीं करेगा तो आपकी 30 अक्टूबर की या 30 सितंबर की जो भी IMF का टाइम पीरियड है वो पूरा नहीं होगा। और तीसरा जो ज़राई इनकम टैक्स वाला मामला है, तो आपको इस वक्त सूबों को साथ लेके चलना है, ना कि उनके खिलाफ आपने कोई महाज बनाना है। उससे बढ़कर जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल हामिद मीर साहब पाकिस्तान में बनी हुई है, पिछले उसका अब तकरीबन 1.5 साल का अरसा होने वाला है। वैसे उसका नोटिफिकेशन तो जून पिछले साल में आया था। वो जो आपका गैर मुल्की सरमायाकार है, चाहे वो सऊदी अरब में बैठा हुआ है, चाहे मुत्तहिदा अरब अमारात में बैठा हुआ है, चाहे कतर में या किसी और मुल्क में बैठा हुआ, कुवैत में बैठा हुआ है, उसको भी एक पॉलिटिकल चाहिए, उसको क्लैरिटी चाहिए और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। ये फैक्टर्स बड़े अहम होते हैं। और जिस चीज़ की तरफ अभी डॉक्टर आबद क़य्यूम सलहरी साहब ने इशारा भी किया कि अगर पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम रहता है तो पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग है वो आलमी मंडी में इस वक्त जो है उसकी हैसियत ऐसी जंक बॉन्ड की है, पाकिस्तान को कोई कर्जा नहीं दे सकता। हमने बजट के अंदर $1.5 अरब रखा हुआ है जो हमने यूरो बॉन्ड फ्लोट करके लेना है। तो अगर हमारी क्रेडिट रेटिंग बेहतर नहीं होगी तो हम वो बॉन्ड नहीं फ्लोट कर सकते। तो ये सारी चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई हैं, बजाय के इस स्टेज के ऊपर हुकूमत जो है जिसका काम होता है तहम्मुल का मुजाहरा करना, वो चीज़ों को एस्केलेट करे, इनको चीज़ों को डी एस्केलेट करना है। लेकिन पाकिस्तान मुआशी एतबार से किसी भी एक सवाल बड़ा अहम है, और वो सवाल मैं राना एहसान साहब आपसे दोबारा करना चाहता हूँ कि ये बार बार जिक्र हो रहा है एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, यानी कि ज़रई इनकम पे जो टैक्स है वो सूबों ने लगाना है, तो ये 45% तक लगेगा। आप को यकीन है कि पाकिस्तान की जो चारों सूबाई हुकूमतें हैं वो ये 45% तक ज़रई इनकम टैक्स कलेक्ट करने में कामयाब हो जाएंगी? ये देखिए, ये तो यहाँ तो डिजिटाइजेशन का अमल आएगा ना। जो डिजिटाइजेशन हम करने जा रहे हैं वो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी अगर रिफॉर्म या फ्लैगशिप एजेंडा इस हुकूमत का है, रीस्ट्रक्चरिंग का या रिफॉर्म का, वो डिजिटाइजेशन का है। अच्छा। और उसके जरिए अभी इस वक्त तक हामिद साहब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ
कि 45 लाख लोग जो आइडेंटिफाई हो गए हैं जिनको टैक्स नेट में होना चाहिए, उनकी हम इनकम असेस करके उनकी जो है जो लायबिलिटी उनकी बनती है टैक्स की, वो प्रोसेस हम स्टार्ट करने लगे। और ये इनिशियली अभी स्टार्ट डिजिटाइजेशन की स्टार्ट में ये चीज़ें जो हैं, ये डेटा जो मौजूद था जो इस्तेमाल नहीं हो रहा था, उनको हम इस्तेमाल करके इस मामले को आगे लेके जाना चाह रहे हैं। तो बिल्कुल आप आमदनी को असेस करना और उसके मुताबिक टैक्स लेना ही इम्तिहान है। और उसका जो हल है वो हमारे नज़दीक डिजिटाइजेशन है, और वो उसके ऊपर वजीर आजम हर महीने खुद मीटिंग लेते हैं, और जो फाइनेंस मिनिस्टर और जो MOS है फाइनेंस के, वो हफ्ते में एक दफ़ा मीटिंग लेते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम बिल्कुल उंगली पकड़ के फिनिशिंग लाइन तक इंशाल्लाह पहुंचाएंगे, और इस मुल्क में टैक्स एवेजन और सारों को टैक्स नेट पे लाने का अमल इसी से पूरा करेंगे। अच्छा, अब फरूख सलीम साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि ये जो टैक्स नेट को बढ़ाने की बात हो रही है कि जी उसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो क्या जो इकदामात हुए हैं वो आपके ख्याल में काफ़ी हैं? क्या रिटेलर्स पर जो टैक्स लगा है, जितने % रिटेलर्स पे लगा है, वो काफ़ी है? क्या ज़्यादा बोझ एक दफ़ा फिर जो सैलरीड क्लास है उस पर नहीं चला गया? जी सर, मेरा मौक़िफ़ टैक्स के ऊपर ज़रा सा मुख्तलिफ है। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप तारीख खोल के देखें पिछले 10 से 12 साल की, तो जो टैक्स की वसूली है वो बहुत ही तेजी से बढ़ी है। अगर 12 साल पुराना का बजट निकाल के देखें तो उसमें जो हुकूमत ने खुद से हद तय किया था या सेट किया था, वो कोई 1500 अरब का था। और आप देखिए कि पिछले साल के बजट में 9000 और कोई 400 अरब था, और वो तकरीबन अचीव कर लिया था। इसका मतलब कि 10-12 सालों में हम 1500 अरब से तकरीबन। लेकिन मेरा सवाल यह है कि टैक्स की कलेक्शन में तो इजाफा हुआ है, टैक्स बेस में कितना इजाफा हुआ है? देखिए, ये टैक्स बेस में इजाफा करने का जो नारा है ये अयूब खान के ज़माने से लगा था, और उस वक्त से हम सुन रहे हैं कि टैक्स बेस जो है वो बढ़ाना होगा, वो बढ़ाना होगा। देखिए, पाकिस्तान की ज़मीनी हकीकत ये है कि लगभग 40% आबादी जो है वो शरह गुर्बत से नीचे रह रही है। अब जो शरह गुर्बत से नीचे रह रहे हैं उससे आप टैक्स की तवक्को तो नहीं रख सकते। कोई 66% आबादी ऐसी है जो 33 साल की उम्र से कम है। अब अगर 33 साल की उम्र से कम है तो आप सोचिए कि 33 साल के जो बच्चे हैं वो कितनी आमदन कर लेते हैं कि आप उनके ऊपर टैक्स लगा सकेंगे। अब 50% आबादी जो है वो खवातीन की है, और खवातीन में से कोई 16-17% खवातीन ऐसी हैं जो लेबर फोर्स का हिस्सा है, जो कुछ कमाती हैं। तो बाकियों के ऊपर तो आप टैक्स नहीं लगा सकते हैं। मेरा जोर ये है कि हमें हुकूमती अखराजात कम करने होंगे। जो टैक्स बढ़ाने वाला मामला है उसके ऊपर जितना कम जोर दिया जाए वो बेहतर है, क्योंकि अगर 50% कॉर्पोरेट टैक्स हमने रख दिया तो यहाँ से कंपनियां भाग जाएंगी। और अगर आपने इतना हाई सैलरीड क्लास के लिए और प्रोफेशनल्स के लिए हाई टैक्स कर दिया तो फिर वो प्रेफर करेंगे कि वो पाकिस्तान से कहीं और जाके काम कर लें। वो ऑलरेडी जा रहे हैं, वैसे ऑलरेडी। और 50% टैक्स देना है, 50% हुकूमत ले जाएगी, तो फिर वो पाकिस्तान में कारोबार क्यों करें? जी अच्छा, अब यहाँ पे जी मैंने एक ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदीद। डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब, आप मुतमिन हैं पाकिस्तान में जो टैक्स कलेक्शन के बारे में जो दावे किए जा रहे हैं, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, रिटेलर्स पे टैक्स, एक्सपोर्टर्स पे टैक्स, टारगेट अगर अचीव हो रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम किस बात का है? देखिए, टैक्स टू GDP रेट चाहिए, इस पर तो कोई दो राय नहीं, लेकिन इसमें एक टैक्स की क्वालिटी भी मैटर करती है। अभी जो फ़र्क सलीम साहब जिन 40% लोगों की बात कर रहे थे जो ख़त गुर्बत से नीचे रहते हैं, वो भी अपनी कंजम्पशन पे इनडायरेक्ट GST दे रहे हैं। जिन ख़वातीन की और 33 साल से कम उम्र अफराद की बात हो रही थी वो भी इनडायरेक्ट टैक्स में है। जब भी टैक्स बढ़ाना होता है तो उसमें सबसे पहले जो तलवार गिरती है वो मेरे और आप पे जो सैलरीड क्लास है उस पर गिरती है। जो रियल स्टेट है, अभी भी आपका रिटेल सेक्टर जो है और एग्रीकल्चर पे जो टैक्स लगना था, एग्रीकल्चर से इनकम पे, उस पर अभी भी इफ्स एंड बट्स मौजूद हैं। अल्लाह करे कि ये चीज़ें जो है इसी तरीके से जैसे हुकूमत ने प्लान की हैं ये चले। अगर ये टैक्स टू GDP रेशो बढ़ेगी तो तभी आपके जो कर्ज़े, जो आपने एक सवाल किया था कि अंदरूनी और बैरूनी कर्ज़े लिए जा रहे हैं, तभी उनका बोझ जो है वो कम होगा। पिछले साल चूँकि टैक्स ज़्यादा इकट्ठा हुआ तो हमारी जो डेट टू GDP रेशो है वो 74% पे आ गई, और अगर इस साल ये हो जाता है तो 62%। अच्छा, एक मैं आपको बताऊं, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू रिपोर्ट है 2024 की,
इसके मुताबिक जीडीपी रैंकिंग जो है उसमें पाकिस्तान जो है वो 209वें नंबर पे है और इंडिया जो है वो 6ठे नंबर पे है। इतना नीचे हैं हम। सर इंडिया के साथ तो अब आपका कंपैरिजन बनता ही नहीं है। इंडिया तो अब दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी बनने जा रहा है। 650 अरब डॉलर। बांग्लादेश जो है वो 36वें नंबर पे है। 650 अरब डॉलर और बांग्लादेश के 70 अरब डॉलर से ज़्यादा के रिजर्व्स हैं। तो जो चूँकि उनके पास रिजर्व्स हैं, एक्सपोर्ट्स हैं, वो वहाँ पे जो है चीज़ें किसी और तरीके से मैनेज की गई पाकिस्तान की। लेकिन इस जीडीपी को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट इसलिए किया गया कि हमारे यहाँ अभी भी जो अनडॉक्यूमेंटेड जीडीपी है वो हमारी डॉक्यूमेंटेड जीडीपी का तकरीबन 70 से 75%। अच्छा ये बताएं कि एग्रीकल्चर इनकम पे जो टैक्स लगेगा इससे आपकी जो ज़रूरी पैदावार है मुतासर तो नहीं होगी? नहीं होनी चाहिए। देखिए इसको हमने एक मिथ बनाए रखा कि ये ज़राअत पे टैक्स है। ये ज़राअत पे टैक्स नहीं, ये अगर आपकी इनकम जो है वो आप प्रोग्राम करके कर रहे हैं, मैं वो अपने रकबे को काश करके कर रहा हूँ, अगर हमारी आमदनी एक जैसी है तो फिर हम पे टैक्स भी एक जैसा लगना जैसे कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं कि मैं अपनी एग्रीकल्चर इनकम पे तकरीबन 2.5-3 करोड़ पे टैक्स देता हूँ। जाहिर है कि जो भी इनकम ये बड़े लोगों पे टैक्स है। इस पे देखिए 45% की जो बात थी वो है कारपोरेट फार्मिंग टैक्स पे। अगर आप पर्सनल छोटे काश्तकार हैं यानी दरमियाने दर्जे के काश्तकार और आप उस स्लैब में आते हैं जिस पे कि एक इंडिविजुअल आता है तो उसकी इंडिविजुअल वाला टैक्स उसकी स्लैब होगी, उस पर 45% वाली स्लैब जो है वो नहीं होगी। तो ये आमदनी पे टैक्स है और उस आमदनी में अगर उसके अखराजात हुए हैं, उसने पेस्टिसाइड खरीदा है, फर्टिलाइज़र खरीदा है, बाकी चीज़ें खरीदी, तो जो भी उसकी आमदनी उसमें से निकलेगी उस पर टैक्स। शहबाज राना साहब क्विकली आप इस मामले पे क्या कहेंगे? देखिए इस बजट में 2-3 चीज़ें अगर अच्छी हो जाएं, एक तो हो चुकी है जो एक्सपोर्टर्स की आमदन के ऊपर टैक्स लगाया है, जिस तरह अभी डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं, बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। आप किसी भी शोबे से आपकी आमदन हो, जो स्लैब के मुताबिक आपका रेट बनता है उसके ऊपर आप टैक्स दे दें। एक्सपोर्टर्स का हो गया है आपका ज़रूरी आमदन के ऊपर टैक्स। एक सवाल है, लेकिन जिस तरह डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं उनसे एग्री करता हूँ कि छोटे काश्तकार के ऊपर, फार्मर के ऊपर ये नहीं लगेगा। ये स्लैब्स हैं, अगर 12 लाख, अभी तो वैसे इनकी 4 लाख है पंजाब में एग्जम्पशन और सिंध में 12 लाख रुपए की एग्जम्पशन है, और जो हमारी नेशनल एग्जम्पशन लेवल है वो 6 लाख रुपए की सालाना आमदन है या 50,000 रुपये। तो जो उससे एग्जम्प्टेड है वो उससे निकल जाएगा। और पाकिस्तान में वैसे ही 80 से 82% जो किसान है हामिद मीर साहब, उनके पास 12.5 एकड़ से कम उनके पास रकबा है और उतनी उनकी आमदन नहीं है। और अनलाइक दी सैलरीड क्लास, ये जो चाहे वो ज़रूरी तबका है आपका, चाहे आपका एक्सपोर्टर या दूसरे हैं, ये अपने अखराजात को माइनस करके जो आमदन बचती है उसके ऊपर टैक्स देंगे। तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है। तो इसलिए मैं 2 चीज़ों को सपोर्ट करता हूँ इस बजट की। नंबर 1 जो इन्होंने एक्सपोर्ट्स के ऊपर टैक्स लगाया, रादर एक्सपोर्टर्स के ऊपर लगाया, एक्सपोर्ट पे नहीं लगा। और दूसरा ये जो है ज़रूरी आमदन वाला ओवरऑल, जो इससे पहले डॉक्टर फ़ारूक सलीम ने भी बात की, मसला आपका अब टैक्सेस का नहीं रहा, मसला आपके अखराजात का है। टैक्सेस बढ़ाते जा रहे हैं और दूसरी तरफ से बजट का साइज भी आपने 30% बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से सिर्फ मई के महीने में जो डेट में नेट इंक्रीज हुआ है हामिद मीर साहब, वो 1733 अरब रुपए। राना एहसान साहब आप तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो अखराजात हैं, हुकूमत के अखराजात, ये आप कोई बताएंगे हमें कि कहाँ कहाँ पे हुकूमत ने कम किए हैं? देखिए ये जो होम ग्रोन प्लान की बात हो रही है, इसमें एक हाई पावर्ड कमेटी बिल्कुल अखराजात कम करने पे ही काम कर रही है। उसमें जो वजारतें डिवॉल्व हो गई हैं लेकिन आज भी काम कर रही हैं वफाक में, उनको ख़त्म करने का, और दर्जनों के हिसाब से जो आपकी अथॉरिटीज़ हैं या जो अदारे वफाक में काम कर रहे हैं उनका क्लोजर या डुप्लिसिटी को ख़त्म करने पे काम हो रहा है। और इंशाल्लाह होम ग्रोन प्लान की अनाउंसमेंट जल्द होगी जिसमें हम अपने हुकूमती जो अखराजात हैं उसके साइज ऑफ गवर्नमेंट को कम करेंगे। फिर जो प्राइवेटाइजेशन का अमल है वो भी यही है, उसके अंदर आपकी डिस्कोस को हमने प्राइवेटाइज करना है, PIA है, एयरपोर्ट्स हैं, आपकी स्टील मिल है, दीगर और अदारे हैं जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाने, तो इनके ऊपर बिल्कुल हुकूमत को इदराक है और हम इसके ऊपर बिल्कुल काम करें। देखें टैक्सेस के ऊपर मैं सिर्फ इतना कहूंगा, हमें अंदाजा है कि टैक्स रेट पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है और इसका एक ही हल है कि आप अपनी टैक्स बेस और टैक्स इवेजन को कम करें, और वो डिजिटाइजेशन है। और हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि अगर हमें यहां कामयाबी मिली तो हम सैलरीड क्लास को भी रिलीफ देंगे, हम कॉर्पोरेट को भी रिलीफ देंगे, और लेकिन ये मिलके होगा। हर बंदा अगर अपनी जिम्मेदारी रियलाइज करेगा कि उसने टैक्स देना है तो ये चीजें हो सकती हैं इंशाल्लाह। लेकिन सैलरीड क्लास जो है वो टैक्स तो सबसे ज्यादा देती है, पॉलिटिशियन से भी ज्यादा देती है, लेकिन टैक्स जो है वो सबसे ज्यादा उनको देना पड़ता है। अच्छा डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ये बताएं कि हुकूमत को कहां कहां पे अपने अखराजात कम करने की जरूरत है? देखिए जो 18वीं तरमीम है उसके बाद विफाकी हुकूमत के पास तो कोई पैसा बचता नहीं,
7,000 अरब जो है, 17,000 की आमदन है इस बजट के अंदर विफाकी हुकूमत की, उसमें से 7,000 सूबों को बांट दिया जाता है और 10,000 जो है वो तकरीबन सूद की मद में मुख्तस किया गया है। तो विफाकी हुकूमत की जेब तो हो जाती है खाली। विफाकी हुकूमत के अंदर अखराजात कम करना, जब तक 18वीं तरमीम के जो माली एस्पेक्ट हैं, जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट हैं, उनको उनके ऊपर नजर सानी नहीं की जाएगी। अब आप सोचिए कि जो 10,000 अरब का सूद का खर्चा विफाकी बजट में आता है, जो कर्जा था लिया गया था वो सिर्फ इस्लामाबाद के ऊपर तो नहीं खर्चा गया था, वो तो पूरे पाकिस्तान के ऊपर खर्चा गया था, लेकिन उसका जो सूद है वो सारा का सारा बोझ जो है वो विफाकी हुकूमत पे पड़ता है। जो दिफाई बजट है वो कोई 2200 अरब का दिफाई बजट है, और वो जो दिफा हो रहा है वो सिर्फ इस्लामाबाद का दिफा तो नहीं हो रहा, वो तो पूरे पाकिस्तान का दिफा हो रहा है, लेकिन उसका बोझ जो है वो सारा का सारा विफाक पे पड़ा है। ठीक है। 18 के नतीजे में सारी की सारी जिम्मेदारी विफाक की और सारा का सारा इख्तियार जो है वो सूबों के पास। तो ये इम्बैलेंस है, इस इम्बैलेंस को जब तक इसको करेक्ट नहीं किया जाएगा। आप ठीक है, अपना एक आपका पॉइंट है वो है, लेकिन सबको पता है कि असल इख्तियार किसके पास है, ना वफाक के पास है ना सूबों के पास है। लेकिन मेरा सवाल आपसे है डॉक्टर आबिद साहब, कहाँ पे हुकूमत जो है वो अपने अखराजात कम कर सकती है? एक तो डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए सूबों को अपना रेवेन्यू बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं नहीं समझता कि 18वीं तरमीम जो है उसको इस वक्त छेड़ा जा सकता है या छेड़ा जा सकेगा मुस्तकबिल करीब में, लेकिन हम सूबों से ये ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सूबे अपना रेवेन्यू बढ़ाएं, अपना शेयर जो है किटी में वो बढ़ाएं। और वफाकी हुकूमत के लिए तो फार्मूला बिलावल साहब ने अपनी इलेक्टोरल कैंपेन में बड़ा क्लियरली दिया था, और अभी वो चूँकि एक अहम एलाई हैं इस गवर्नमेंट का, वो जो उन्होंने 17 मिनिस्ट्रीज़ की तरफ इशारा किया था, जो अभी IMF के प्रोग्राम में भी हेल्थ, एजुकेशन, सोशल सेफ्टी नेट वगैरह उनको सूबों को हवाले करने की बात की जा रही है। तो जब तक पीपल्स पार्टी एलाई है मुस्लिम लीग नून की, तो 18वीं तरमीम को टच नहीं किया जा सकता। और लेकिन पीपल्स पार्टी ये ज़रूर कह रही थी कि वो जो 17 वजारतें यहाँ पे हैं उनको आप ख़त्म कर दें ताकि अखराजात जो हैं वो कंट्रोल किए जा सके। तो बिलावल साहब की अगर आप इलेक्टोरल तकरीरें सुने तो उनमें बार बार वो ये कहते थे कि वफाक के अखराजात कम करने के लिए जहाँ पे जो डुप्लीकेशन हो रही है उसको ख़त्म करना होगा, और अख्तियारात जो हैं वो जो सूबों को दिए जा चुके हैं वो वजारतें ख़त्म करना दरअसल 18वीं तरमीम पर अमल दरामद करना, तो उस पर अमल दरामद करें बजाय इसके कि हम 18वीं तरमीम को इस वक्त तनकीद का निशाना बनाएं कि उसकी वजह से ये सारा वो 18वीं तरमीम के बारे में जनरल बाजवा साहब कहते थे ना कि शेख मुजीब के 6 नुकात से ज़्यादा ख़तरनाक है। मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त इसके पे रोल बैक करना शेख मुजीब के 6 नुकात से ज़्यादा ख़तरनाक होगा। इस वक्त हमें उसको इन लेटर एंड स्पिरिट सूबों को ये रियलाइज़ करवाना है कि सूबे अपना रेवेन्यू बढ़ाएं, और वफाक ने जो खाम खास से बहुत से डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज जो हैं वो यहाँ पे क्रिएट कर रखी हैं सूबों के पैरेलल, उनको तक डिवॉल्व करने के बाद भी उनको फारिग किया जाए ताकि एक बैलेंस जो है वो आ सके। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद सुलहरी साहब, फ़ारूक सलीम साहब, शहबाज राना साहब, राना एहसान अफजल खान साहब, और दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।